नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात 2019 की। जी हां, मैं जानता हूं कि हम 2016 में हैं, लेकिन 2019 की सुगबुगाहट शुरू कर दी है अगले आम चुनावों की, और इसकी बागडोर इस बार शरद पवार ने संभाली है। शरद पवार साहब कन्हैया बनना चाहते हैं नीतीश कुमार के अर्जुन रूपी रथ का। शरद पवार भारतीय राजनीति के बड़े दिग्गज हैं, चाणक्य के तौर पे जाने जाते हैं। उन्होंने एक पासा फेंका है कि नीतीश कुमार गैर भाजपाई मोर्चे में सबसे ईमानदार और सबसे मजबूत चेहरा हो सकते हैं, जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है, चुनौती दे सकता है। लेकिन शरद पवार साहब जब नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे थे, तो क्या वो राहुल गांधी की जानबूझकर अनदेखी कर रहे थे? क्या वो सोनिया गांधी और कांग्रेस को ये इशारा दे रहे थे कि अभी तो कांग्रेस 44 पर है, क्या पता 2019 में और नीचे आ जाए? शरद पवार साहब के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? क्या नीतीश कुमार के बहाने राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है? अगले आधे घंटे इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा, कुछ खास बड़े मेहमान हमारे साथ होंगे इसी विषय पर, और 8:30 बजे आपको दिखाएंगे सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव, पॉलिटिकल सेक्रेटरी अहमद पटेल के साथ एक खास बातचीत, जिनके ऊपर ऑगस्टा चॉपर मामले में घूसखोरी का इल्जाम भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। लेकिन पहले राहुल बहाना, माफ करिएगा, नीतीश के नाम पर राहुल के ऊपर निशाना साध रहे हैं शरद पवार। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे बड़ी बहस, नीतीश बहाना, राहुल निशाना। मुझे पूछा नीतीश के बारे में, आई सेड कि he has proved his mettle in his state, and when somebody prove his mettle in the state and somebody enjoy the support of full support of state, I think लोग उनको गंभीरता से लेते हैं। राहुल गांधी जिस तरह से कांग्रेस को चला रहे हैं और सोनिया जी जिस तरह से चला रहे हैं, उसमें फर्क है। मैंने कहा कि मैं जो कांग्रेस उनको जानता हूँ, इनमें सोनिया जी सीमेंटिंग फोर्स है कांग्रेस एक में। दैट वाज द वर्ड व्हिच आई यूज्ड। What about Rahul Gandhi, sir? Has he not proved his mettle? बात ही की नहीं ना हमने इनके बारे में, तो कहीं के रिवाइज भी आस्किंग मी। सर, क्या आपको लगता है? आई एम नॉट सपोज्ड टू आंसर एवरी इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री। एनसीपी के मुखिया शरद पवार नीतीश नाम का पासा फेंक रहे हैं, सोनिया को सेकुलर गठबंधन का सीमेंट बता रहे हैं और राहुल से मुंह फेर रहे हैं। लेकिन पवार के इस नीतीश दांव ने बाकी पार्टियों की महत्वाकांक्षा को भी हवा दे दी है। और क्षमता इस देश में बहुत लोगों की है जो नीति से ज्यादा है। सन 2019 तक काफी कुछ हालात बदल जाएंगे, तो इसलिए मैं उनकी बात से अभी सहमत नहीं। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस राहुल को दरकिनार कर नीतीश के नाम पर राजी होगी? हम तो पूछेंगे, क्या शरद पवार ने नीतीश का नाम उछालकर सोनिया राहुल की परेशानी बढ़ा दी है? एक बार फिर हमारे सवाल को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस का मुझको इंतजार है। हमारा आज का सवाल है कि क्या शरद पवार साहब ने नीतीश कुमार का नाम उछालकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की परेशानियां बढ़ा दी हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए, और अपनी राय मुझे 51818 पर एसएमएस करें। आप #HTP और #पवार की सियासी तिकड़म के जरिए भी ट्वीट कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय भेज सकते हैं। अब मैं परिचय कराता हूं अपने खास मेहमानों का, जो इस बड़ी चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिल बलूनी जी, एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता माजिद मेमन साहब, कांग्रेस की नेता रीटा बहुगुणा जोशी जी, जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रवक्ता अजय आलोक जी, और कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय साहब भी हमारे साथ होंगे। डिबेट आधे घंटे का है, इसीलिए सीधे टू द पॉइंट आता हूं और हम डिबेट को ओपन करते हैं। माजिद मेमन साहब, नीतीश कुमार की तारीफ करने के वक्त
जब पवार साहब से राहुल गांधी की भूमिका के बारे में पूछा गया, आपने वो बयान सुना होगा, पवार साहब ने कहा कि मैं हर इंडिविजुअल पे कमेंट नहीं करता। तो राहुल गांधी की तारीफ करने में या आलोचना करने से पवार साहब क्यों बचे? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपका जो ये कैप्शन चल रहा है कि शरद पवार जी ने नीतीश जी का नाम उछाला, इससे सहमत इसलिए नहीं हूं कि उन्होंने नाम नहीं उछाला। अगर आप इतिहास देखें पिछले कुछ दिनों का, तो नीतीश जी ने आगे बढ़कर सारे देश में एक संदेश भेजा है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए आने वाले चुनाव में हम सबको एक होना आवश्यक है। उसी के सेंस में पवार साहब ने आगे बात कही कि उनकी दृष्टि से, उनके अनुभव से और उनकी नज़र में नीतीश कुमार probably is the least controversial person and most acceptable person। ये बात उन्होंने कही, तो उसको आप अगर राहुल से जोड़ें या फला से जोड़ें, तो ये आपको अपना मीडिया का असेसमेंट है, मीडिया का काम है, वो करे बिल्कुल से। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने मेरे कैप्शन पर तो सवाल खड़े कर दिए। मेरा सवाल माजिद साहब बहुत सीधा सा था कि राहुल गांधी के बारे में जब सवाल पूछा गया पवार साहब से, तो उन्होंने कहा कि मैं हर इंडिविजुअल पर कमेंट नहीं करता हूं। क्यों राहुल गांधी पे कमेंट क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी पर उन्होंने न तो उनकी आलोचना की, न तो उनकी सराहना की। यह अपने उनका एक राजनीतिक तरीका है कि भाई हर आदमी, अगर आप पूछते हैं कि भाई लालू प्रसाद पर क्या कहेंगे, आप जयललिता पर क्या कहें, तो जरूरी है कि पवार साहब बताएं कि भाई हाँ वो अच्छे हैं, ये बुरे हैं? तो कोई जरूरी नहीं होता। मैं समझता हूँ आपके जो रिपोर्टर ने सवाल पूछा वो खुद ही तो इसका सही मतलब नहीं है, इसके चर्चा राहुल पर नहीं हो रही है। यही आपने जो बात कही ना, का फ्यूचर, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि चर्चा राहुल पे नहीं हो रही है। क्या एनसीपी नहीं चाहती कि राहुल पर चर्चा हो? नहीं, करें आप राहुल पर चर्चा करें, तब पवार साहब भी कहेंगे, हम लोग भी कहेंगे। लेकिन ये जो चर्चा है, ये पवार साहब ने बोला नहीं माजिद साहब, ये जो चर्चा है क्या पवार साहब से तो स्पेसिफिकली राहुल गांधी के बारे में पूछा गया, उन्होंने कमेंट नहीं किया। नीतीश कुमार की तारीफ की, सोनिया गांधी की तारीफ की, अगला क्वेश्चन राहुल गांधी के ऊपर था, उन्होंने मना कर दिया कि इस पर कमेंट नहीं करूंगा। पवार साहब ने, देखिए पवार साहब ने ये बताया कि जहां तक के कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप, तो चूंकि पवार साहब कांग्रेस के साथ कई साल से जुड़े थे, काम किया है, और अभी भी यूपीए की सरकार में 10 साल मंत्री रहे, तो वो सोनिया गांधी के काल में रहे कि जब सोनिया गांधी अध्यक्षा के रूप में सभी पार्टियों को लेकर यूपीए को चला रही थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एज अ प्रधानमंत्री, तो उन्होंने उसके बारे में बताया कि वो एक सीमेंटिंग फैक्टर है। आपने इशारा दे दिया, सही कहा उन्होंने। राहुल के साथ काम करने का मौका ही नहीं मिला। राहुल के साथ आज तक के शरद पवार जी को कोई मौका ही नहीं मिला काम करने का। आपने इशारा कर दिया माजिद साहब, आपने इशारा कर दिया है। समझने वाले समझ गए हैं जो आप कह रहे हैं। लोग बाग बहुत समझदार है, देश की जनता, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। रीटा बहुगुणा जोशी, एनसीपी की ये बात कि नीतीश ज्यादा काबिल है, नीतीश ज्यादा एक्सेप्टेबल है, कांग्रेस पार्टी के लिए क्या चिंता की बात नहीं है कि राहुल गांधी एक्सेप्टेबल ज्यादा नहीं है? देखिए, पहला कमेंट तो मेरा ये है कि 2019 अभी बहुत दूर है। दूसरा कमेंट मेरा ये है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी उपस्थिति हर प्रदेश में है, और 29% वोट 2009 में और 19% वोट 2014 में हमने प्राप्त किया है। श्री राहुल गांधी हमारी पार्टी का चेहरा है, कैंपेन में सबसे आगे हैं। सोनिया नहीं, पर रीटा जी अभी माजिद मेमन साहब ने कहा कि हमने काम ही नहीं किया साथ में। शरद पवार जानते ही नहीं राहुल गांधी के बारे में कुछ भी। शरद पवार सिर्फ सोनिया गांधी को जानते हैं। मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। श्री राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी का प्रथम मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक शक्तियों को हमें बाहर करना है। चाहे वो देखिए बिहार का महागठबंधन हो, वो राहुल जी की ही पहल से संभव हो पाया। अब बंगाल में जो सेकुलर वोट्स हैं वो ज्यादा बटे ना, उसके लिए गठबंधन। फिर आप देख लीजिए तमिलनाडु में, पंजाब में, हर जगह पवार साहब ऐसा नहीं मानते हैं। बिहार में, वेस्ट बंगाल में जो एक्सपेरिमेंट की क्रेडिट आप राहुल गांधी को दे रही हैं, पवार साहब नहीं दे रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं आपको, यही तो बहस है आज की। नहीं, कि नीतीश की तारीफ करके राहुल के पर कतरे जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी समझ रही है ना इस बात को? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या, अब उन्होंने पहले नीतीश जी के बारे में एक कमेंट किया, फिर मीडिया ने पूछा सोनिया जी के बारे में, तो उन्होंने सोनिया जी के बारे में कमेंट किया,
फिर अब वो पूछने लगे राहुल जी, तो उन्होंने इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि आप हर बार में क्यों पूछे कि आदमी अपने आप बोलता है तो उनको जबरदस्ती एक एक के बारे में क्यों पूछो। पर आप मुझे बताओ कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है कि नहीं, सबसे बड़ी उपस्थिति उसकी है कि नहीं। राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थापित नेता है, उन्हें स्थापित करने की आवश्यकता नहीं। मेरे सर्टिफिकेट देने से रीटा जी, अगर शरद पवार और नीतीश कुमार माने तो मैं दे देता हूं, पर मेरा सर्टिफिकेट तो कोई मानता ही नहीं है ना। हम तो पत्रकार लोग हैं, हम तो सबसे निचले दर्जे पर रखे जाते हैं लोकतंत्र में। अजय आलोक साहब, नीतीश कुमार साहब की तारीफ हो रही है, आपके ही गठबंधन के महत्वपूर्ण साथी जिनकी वजह से महागठबंधन बिहार में हो पाया, उनके बारे में कोई राय नहीं है। नीतीश कुमार ज्यादा काबिल या राहुल गांधी ज्यादा काबिल? जेडीयू की औपचारिक आधिकारिक राय। आप क्या सुनना चाहते हैं मुझसे सुमित जी? राहुल गांधी की तारीफ, राहुल गांधी ज्यादा काबिल है, मैं ये सुनना चाहता हूं, बोलिए। आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो उसमें दिक्कत क्या है? आपको इसमें क्या शक है क्या कि राहुल गांधी काबिल नहीं है? ये तो आप कह रहे हैं, हमने तो नहीं कहा। बल्कि आज अगर आप बिहार में देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रयोग सफल हुआ है, जहाँ पे एक महागठबंधन आकार ले पाया। तो राहुल गांधी की एकदम बिल्कुल स्पष्ट भूमिका थी उसमें कहाँ इनकार है। मेरा सवाल था ज्यादा काबिल व्यर्थ के मुद्दे पे हम लोग एक बहस कर रहे हैं। व्यर्थ का मुद्दा रीटा बहुगुणा जोशी ने अभी कहा अजय आलोक कि 2019 दूर है, लेकिन 2019 की तैयारी सबसे पहले नीतीश कुमार ने शुरू कर दी, जगह जगह जाके गठबंधन बनाने की। सबसे अधिक जल्दी में नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। हमने तो विधानसभा चुनाव के पहले बोल दिया था कि विधानसभा चुनाव के अंत के बाद भी हम बैठेंगे नहीं, ये बिल्कुल चलते रहेगा, इसमें अंत की दिक्कत कहाँ है। सवाल ये है कि हम संघ मुक्त भारत और भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत 2019 में कैसे बनाएं। देखिए, दो पहलू हैं, एक लाइन सीधी ऐसे कीजिए, एक लाइन बिल्कुल ऐसे कीजिए, लेकिन दोनों लाइन जहां जुड़ती है वहां एंगल बनता है, वहां पत्रकारों का काम शुरू हो जाता है। तो नीतीश कुमार ने एक लाइन दी कि सारे गैर भाजपाई दलों को एक मंच पे आ जाना है ताकि हम लोग बीजेपी को अलग कर सके और 2019 में बीजेपी को सत्ता से हटा सके। ये ना ये चीज बहुत बार बोली जा चुकी है। एक लाइन फिर ये आई, ये लाइन बहुत बार बोली जा चुकी है, बीजेपी को हराने के लिए सबको एक मंच पे आना है। मैं दूसरा लाइन बता रहा हूँ ना, उस एक लाइन के ऊपर सबसे कौन रहेगा? नीतीश। एक चीज तो साफ हो गई कि शरद पवार इस रेस में नहीं है। पवार साहब ने नीतीश कुमार का नाम आगे करके अपने आप को पीछे कर लिया है कि भाई मैं कम से कम इस नए मोर्चे का अगुवा नहीं बनना चाहता, नीतीश कुमार का बैकिंग करूंगा मैं। अब सवाल ये कि क्या मायावती, क्या मुलायम सिंह, लालू यादव, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, डीएमके, एडीएमके, बीजेडी, ये सब नीतीश कुमार के, ममता, क्या ये सब नीतीश कुमार के पीछे खड़े होंगे? अजय आलोक। ऐसा है कि विविधता में एकता ही भारत की पहचान रही जाती है। अगर भारत बनाना है तो विविधता में एकता तो करनी पड़ेगी। आज उसी की पहल हुई है, बिहार में ये प्रयोग सफल हो चुका है और लोग इसको मान भी रहे हैं। अब मैं वही कह रहा था, दूसरी लाइन हो जाती है नेतृत्व कौन करेगा। ये दोनों के बीच में आप एंगल ढूंढते हैं और नीतीश जी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अपने संबोधन में इस एंगल को बिल्कुल साफ कर दिया था कि आज नेतृत्व का प्रश्न ही नहीं, आज तो प्रश्न है कि पहले मिलजुल के इनको अलग करें। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो 5 मिनट में तय हो जाएगा। नीतीश जी ने तो आगे बढ़ते हुए इतना तक कह दिया इस देश की जनता को जिसके प्रधानमंत्री जेडीयू इस अंदाज में लेती है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो हम 5 मिनट में तय कर लेंगे। इस अंदाज में अगर देश की राजनीति हो रही है अजय आलोक साहब, तो देश की जनता के लिए सोचने की बात है कि प्रधानमंत्री बनना हो तो 5 मिनट में आपका भविष्य तय हो सकता है। अनिल बलूनी, जवाब दीजिए। राजीव राय, मैं आ रहा हूं आपके पास। अनिल बलूनी। नहीं सुमित जी देखिए, मेरे पास तो आप इसमें कोई जवाब देने के लिए है नहीं। मैंने तो एक कहावत जो सुनी है, जूट ना कपास और जुलाहो में लट्ठम लट्ठा। वैकेंसी है नहीं प्रधानमंत्री के लिए, वैकेंसी है नहीं। यहाँ तो कई दशकों के लिए भरा हुआ है। जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, आने वाले कई दशकों तक इनको समय नहीं मिलने वाला। लेकिन देखिए सुमित जी, बड़े मजेदार बात है, बहुत सारे मित्र लोग बैठे हैं, इनके नेता बहुत समय से आ रहे, एक साथ मिल गए ना तो वाकई में बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। साहब तो कोई बात नहीं, बिल्कुल। अरे सुमित जी, 30% वोट लेके मुंगेरी लाल समय दे दीजिए, बाकी देखेंगे। देखिए आप देखिए, अरे हाँ बिल्कुल मैं भी आप यही बताऊंगा। रुकिए, देखिए
सुमित जी, जूट ना कपास जुलाहो में लट्ठम लट्ठा। और ये जो जितने भी लोग हैं ये बहुत समय से आरएसी टिकट लेके घूम रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। अब शरद पवार जी का आरएसी कभी कंफर्म नहीं हुआ, मुलायम सिंह जी बहुत समय से आरएसी टिकट लेके घूम रहे हैं, उनका कभी टिकट कंफर्म नहीं हुआ। राहुल गांधी जी का आरएसी था, वो कंफर्म नहीं हुआ, थाईलैंड का टिकट कंफर्म करा लेते, हर बार थाईलैंड चले जाते। तो इन लोगों का तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड गैंग है। अभी जनता दल यू के साथी कुछ कह रहे थे कि 39 और 40%, अरे 22 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे आप, समझ रहे हैं? कहाँ आसमान की तरफ देख रहे हैं आप जरा एक बार बलिया से जीत के दिखाइए एक सीट, जरा उत्तर प्रदेश में कहीं मध्य प्रदेश में एक सीट जेडीयू जीत के दिखाए। कहां मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप देखते हो? और देखिए इतिहास गवाह है सुमित जी कि जब इन्होंने इनके नेता नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा है, कहा कि वो 543 सीटें लड़ना चाहती है, एक सेकंड, पर 543 सीटों पे गठबंधन करना चाहती है हर राज्य में, हर राज्य की ताकत के साथ। इसीलिए कह रहा हूं, आप मेरी बात सुन लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। समझ में नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार बहुत समझदार राजनेता है। 19 में अभी सुने अभी समझ आएगा। अरे अभी समझ आएगा। देखिए नीतीश कुमार बहुत समझदार आदमी हैं। नीतीश कुमार बिल्कुल प्रधानमंत्री पद का सपना नहीं देखेंगे, क्योंकि पिछली बार देखा तो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चले गई थी और लालू प्रसाद पीछे से पेश ढीले कर रहे हैं इनके मुख्यमंत्री की कुर्सी के। इसलिए नीतीश कुमार समझदार है, जम के बैठे हैं, सपना नहीं देख रहे हैं। ये इनको जनता दल यू के प्रवक्ता को से जानकारी नहीं या दिल की बात नहीं बताते। वो कभी प्रधानमंत्री का ख्वाब नहीं देखते, वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार देखा था तो मुख्यमंत्री से भी चले गए थे। तो इसलिए मेरा कहना है ये लोग ऐसे करते रहे, वैकेंसी नहीं है। ये जितने मर्जी भ्रष्टाचारी देश को विघटन करने वाली शक्तियां इकट्ठा होती रहे, लेकिन देश के अंदर एक ऐसी सशक्त सरकार है कि बिल्कुल 2004 हमको याद है, भारत निर्माण और तमाम बातें की गई, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। कैसे 7-8 सीटें कांग्रेस की ऐसा सुमित जी आप इन चारों लोगों को भी सहमत कर लीजिए। सुमित जी इन चारों लोगों को सहमत कर लीजिए एक बार एक नाम पर। अभी आपके डिबेट में लड़ाई हो जाएगी। अभी रीता जी लड़ पड़ेंगे, देखिएगा सबसे। रीता जी ने सभ्यता से, राजीव राय लड़ रीता जी ने पड़ेंगे। बहुत ही सभ्यता से माजिद मेमन साहब की बात को किनारे कर दिया। वो तो समझ में आ गया दर्शकों को, वही मैंने इशारा किया। राजीव राय साहब, मुलायम सिंह को नीतीश कुमार नेता के तौर पर पसंद है या राहुल गांधी या शरद पवार अगले प्रधानमंत्री के लिए? राजीव राय। सबसे पहले मैं जो भारतीय जनता पार्टी के सारथी अहंकार में बोल रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि सत्ता अस्थायी नहीं होती है। मुंगेरी लाल की तरह आप भी हसीन सपने मत देखिए। 2004 में भी सपने देख रहे थे, दिखा रहे थे, चले गए, और 2 सीटों से आप यहां तक पहुंचे। इसलिए भाषा पर नियंत्रण रखिए। आरएसी का टिकट कंफर्म कराना, वेटिंग लिस्ट का टिकट कंफर्म कराना, तो जाकर कहीं नौकरी कर लीजिए। आप बोल रहे थे तो मैंने एक शब्द नहीं बोला है। कम से कम इतनी शालीनता की अपेक्षा करता हूँ कि जब मैं अपनी बात रख रहा हूँ तो आप सुनने का कष्ट करें। बहुत सालों से आरएसी का टिकट लेके चल रहे हो भाई। राजीव जी, और आप धंधा करो ना, जाकर रेलवे स्टेशन को टिकट कंफर्म कराने का। काहे राजीव जी मुद्दे पे आइए। क्या राजीव जी मुद्दे पे आइए? क्या मुलायम सिंह को बोल रहे थे, मैं कुछ बोला नहीं। क्या मुलायम सिंह को कोई और नेता स्वीकार है? आरएसी पता नहीं कहाँ से 3rd ग्रेड का डायलॉग सुन लिए और आकर राष्ट्रीय चैनल पर बात कर रहे हैं आप। राजीव जी बलूनी जी, 1 मिनट। राजीव जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मुद्दे पे रहिए। नेताजी ने आपको अपनी औकात दिखा दी यूपी में। राजीव जी, एक बार लोगों को ठग लिया, विधानसभा में भी आप सपने देख रहे थे कि सरकार बनाएंगे। उसके बाद जो उपचुनाव हुआ, राजीव जी, मोदी जी के लोकसभा में हमने आपको राजीव जी, आप उमा भारती के राजीव जी, अगर आप ऐसे ही बोलेंगे प्लीज। उपचुनाव में आप टॉपिक को डिरेल कर रहे हैं राजीव जी। विधानसभा में भी दिखा देंगे। राजीव जी, आप क्यों राजीव जी, मैं आपका ऑडियो डिप कर दूंगा। राजीव जी, मुझे मजबूर मत करिए प्लीज। राजीव जी, जब सर पे राजीव जी, आपको मेरी बात का जवाब नहीं देना है, जुबान लड़खड़ाने लगती है। राजीव जी, वही हाल आपकी तरह है। राजीव जी प्लीज, राजीव जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मुद्दे पे रहिए। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। क्या मुलायम सिंह को कोई और नेता स्वीकार्य है प्रधानमंत्री के लिए गैर भाजपाई दल का? अनिल जी 1 मिनट प्लीज। राजीव जी, मुद्दे का जवाब दीजिएगा। लोकतंत्र में सुमित जी, लोकतंत्र में सबको अपना नाम रखने या किसी के नाम का प्रस्ताव करने का अधिकार है। माननीय शरद पवार ने किस विषय समझ से कहा है, ये उनकी अपनी सोच है, उस पर कोई उंगली उठाना भी सही नहीं है। जहां तक हम लोगों की सोच है, समाजवादियों, देश के समाजवादियों की सोच है, हमें। आपकी आवाज चली गई राजीव राय। राजीव राय की आवाज चली गई। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज रामगोपाल जी ने बड़ा साफ कहा था, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मुलायम जी के भाई हैं, कि मुलायम सिंह ही सबसे
स्वीकार्य नेता होंगे। ऐसे में जो बात अनिल बलूनी कह रहे हैं, रीटा बहुगुणा जोशी, जी आता हूं मैं, माजिद साहब मैं आता हूं। रीटा बहुगुणा जोशी ने हाथ उठाया, क्या जब आपस में ही इतनी मारपीट है, मारकाट है नेता के पद को लेकर, राहुल गांधी के बगैर कांग्रेस किसी को नहीं मानेगी, मुलायम सिंह के बगैर समाजवादी पार्टी किसी को नहीं मानेगी, मायावती ने खुद कहा कि मैं हूं, इन परिस्थितियों में शरद पवार साहब का ये शगुफा क्या इशारे करता है? रीटा बहुगुणा जोशी, सवाल का जवाब दीजिएगा, पवार साहब का इशारा क्या है? देखिए बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की साख गिर रही है, 2019 में इनका जाना सुनिश्चित है। और ये भी समझ लीजिए, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, या इनके तरह अन्य नेता हो, शरद पवार जी हो, मुलायम सिंह जी हो, ये सब चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार जाए। भाई विजय बहुगुणा भी हमारी पार्टी में आ गए हैं। सेक्युलर फोर्सेज की जो सेक्युलर फोर्सेज हैं वो एक हो जाएंगी और फिर ये झगड़ा नहीं रहेगा। नहीं रीटा जी, इतना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं होगा। पिछले 70 सालों का इतिहास हमको बताता है कि जब सत्तारूढ़ गठबंधन को हटाने के लिए एक महत्वाकांक्षी गठबंधन बनता है, सुझाव है तमाम अलग अलग विचारधाराओं को मिलाकर, तो वो कभी टिक नहीं पाता, उसके पास कोई गोंद नहीं होता जो उसको जोड़ के रख पाए। और ये बात तो यही इसी मंच पे दिखाई दे रही है। रीटा जी, आप शरद पवार को नेता नहीं मानती, शरद पवार राहुल गांधी को नेता नहीं मानते, नीतीश कुमार को मुलायम सिंह नहीं मानते, मुलायम सिंह को नीतीश कुमार नहीं मानते। नेता मानते हम नहीं, सबको नेता। तो फिर आप कहिए कि नीतीश कुमार पीएम हो, तो आप कह दीजिए नीतीश कुमार होंगे। आप कह दीजिए कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को पीएम के लिए प्रोजेक्ट करेगी, बोल दीजिए आज। पीएम की झगड़े की बात ही नहीं है अभी। 2019 में बीजेपी की एनडीए सरकार को जाना है, ये इस पर शरद जी भी, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, नीतीश जी और भी बहुत सारे लोग इसमें सम्मिलित हैं। और आप देखिएगा ये विवाद नहीं रहेगा। माजिद मेमन साहब, देश की जनता को अल्टरनेट चाहिए होता है, और जो अल्टरनेट पवार साहब ने सुझाया है वो कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा। माजिद मेमन, देखिए सुमित जी जी माजिद, पूरे देश में माजिद साहब जरा एक मिनट, मैं ये कहना चाहूँगा बड़े अदब के साथ सभी हमारे पैनलिस्ट को कि मैं नहीं समझता कि इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखता कि शरद पवार एक नहायत ही मैच्योर, रिस्पेक्टेड, टॉल स्टेचर्ड लीडर हैं। और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, पिछले 2 साल से राज्यसभा में हम साथ बैठते हैं कि सभी पक्ष के लोग, यहाँ तक के सत्ताधारी पक्ष के लोग भी शरद पवार जी का जो कद है उसको रिस्पेक्ट देते हुए आके उनसे सलाह मशवरा करते हैं। इसमें कोई ना इत्तेफाकी नहीं है। अब उन्होंने अगर कोई बात कही है, बिल्कुल अगर उन्होंने ये जो बात कही है, अब थोड़ा सा हम इसकी गहराई में जाएं। ऊपरी तरह पर लड़ने से झगड़ने से कुछ नहीं होगा, मेरा नेता सबसे बड़ा ये कहने से काम नहीं होता। सवाल ये है कि अब जो चुनौती अगर भारतीय जनता पार्टी को देनी है, एक तरह से इट्स ए कॉम्प्लीमेंट टू नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी कि वो इतने स्ट्रांग पोजीशन में आज बैठे हैं कि उनको सत्ता से हटाने के लिए सिर्फ एक ही वाहिद रास्ता है जो नीतीश जी ने छेड़ा था कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा और अपने अहंकार को पीछे रखना होगा और अपनी आपसी मतभेद जो है उनको भी पीछे रखना होगा। इसी तरफ इशारा शरद पवार जी ने भी किया है। अब रहा सवाल ये कि नेतृत्व कौन करेगा। आप देखिए कि बिहार के चुनाव से पहले 2014 में जब मोदी वेव चली और एक इतनी बड़ी भारी बहुमत के साथ में एक लोकसभा का निर्माण हुआ जिसमें बीजेपी की इतनी बड़ी संख्या के सांसद आ गए, तो उसके बाद में वो मोदी वेव का एहसास कुछ लोगों को हुआ 6 महीना साल भर। अगर पिछले 2 साल के बीच में एक घटना घटी, वो बिहार का चुनाव, जिसमें एक अनुभव दोबारा किया गया। इससे पहले कई बार गठबंधन महागठबंधन की बातें होती थी, फेल हो जाती थी, अहंकार आ जाता था, वो कहता था कि मैं इसको नहीं मानता, ये कहता। मगर एक मिनट मैं आपकी बात समझ और दे दें, मैं अपनी बात साहब मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में जो ऑप्शन था, लालू यादव सीएम नहीं बन सकते थे क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, उनके पर कोर्ट की रोक थी। नहीं देखिए, ऐसे में अगर लालू यादव सीएम बन सकते होते तो ज्यादा सीटें लाने के बावजूद भी क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को सीएम बनने दिया होता उन्होंने? उसकी एक सुमित जी, ये बात आपकी कुछ हद तक सही है कि इसका एक कारण ये भी था कि लालू जी पर पाबंदियां थी कानूनी, लेकिन किसी भी तरह से 2 लोग जो एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे वो एक साथ आकर खड़े हुए, अनुभव किया गया एक महागठबंधन के रूप में और भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया बिहार में। यही चीज को सामने रखते हुए इस वक्त हमें लीस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल, मोस्ट एक्सेप्टेबल
कौन है अनिल बलूनी जवाब इसकी दीजिए। परख करनी होगी। ना हम राहुल को रिजेक्ट करें, ना हम मुलायम को रिजेक्ट करें, ना हम फलां को रिजेक्ट करें, ना हम फलां को प्रोजेक्ट करें। शरद पवार जी ने एक अपने विजडम के तहत, अपनी मैच्योरिटी के तहत एक बात उठाई है कि नीतीश जी ने जो बात छेड़ी है। जी बलूनी साहब, कितना भय है देखिए सब में। देखिए सुमित जी, कितना भय है माजिद मेमन जी की आवाज में, कितना भय है रीता बहुगुणा की जी की आवाज में। ये लोग कितने डरे हुए हैं बीजेपी से, कह रहे सब इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ, जितने भ्रष्टाचारी है सब एक हो जाओ, जितने विघटनकारी है सब एक हो जाओ, और बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए, युद्ध के लिए शुरू हो जाओ, 2019 के लिए तैयार हो जाओ। अरे रीता जी अपने भाई को संभाल लेती, उन्होंने उठाए राहुल गांधी पे सवाल, उन्होंने उठाए सोनिया गांधी पे। आप अपने भाई को नहीं समझा पाई, विजय बहुगुणा को नहीं समझा पाई, तो इसलिए कह रहे हैं देखिए आप कितना समझाइए, आप कितना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई वैकेंसी नहीं है, कोई वैकेंसी अनिल नहीं बलूनी, है प्रधानमंत्री की। अनिल बलूनी, अनिल बलूनी, बंद कर दो। बलूनी जी, आरएसी का टिकट लेके बैठे रहो, आपका टिकट कंफर्म नहीं होगा किसी बलूनी जी। 2004 का आपको रिवाइंड करता हूँ, 12 साल पहले। अरे आप अपने भाई को समझाते कि कहाँ रीटा जी एक मिनट, अनिल बलूनी 2004 में आपको लेके चलता हूँ, 12 साल पहले रिवाइंड करता हूँ थोड़ा सा। सिंगस कूप का ही वो टाइम था। सोनिया गांधी अपने घर से चलकर पैदल पैदल पासवान साहब के घर चली गई, शरद पवार के घर चली गई, लालू यादव से मिलने चली गई, और वो गठबंधन बन गया था। तब भी कोई चेहरा नहीं दिया था। 2004 के चुनाव में तमाम जनता यही मानती रही कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगी, और एन मौके पे मनमोहन सिंह को बनाया गया। चुनाव जीतने के बाद जो भी परिस्थिति थी वो अलग बात है, लेकिन अगर ये पार्टियां एक हो जाती हैं तो 2004 में इस देश ने देखा है कि सत्तारूढ़ पार्टी को चुनाव हराया जा सकता है। तो अनिल बलूनी, ये आपके लिए भी अलर्ट होने की बात है। आता हूं मैं, अजय जी आता हूं। देखिए सुमित जी मैंने कहा ना, देखिए देश अब समझ देश के लोग समझ रहे हैं, जिस तरह से देश के लोग समझ रहे हैं। अभी देखिए जिस तरह के घोटाले कांग्रेस के निकलने शुरू हो रहे हैं, जिस तरह का इनका भ्रष्टाचार निकलना, कौन विश्वास करेगा इन पे? सुमित जी कौन करेगा? सोनिया गांधी डायरेक्टली पैसा लेते हुए पकड़ी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। कहां सुमित जी? अरे अब देखिए पूरे देश ने देख लिया है, अब तो इतने घोटाले खुलेंगे, को गुमराह कर रहे हैं आप। मैंने कहा ना अजय आलोक, सारे भ्रष्टाचारी मोदी के खिलाफ एक हो जाओ, सारे देशद्रोही मोदी के खिलाफ एक हो जाओ। अजय आलोक कुछ बोलना चाह रहे थे। अजय आलोक, रीटा जी एक मिनट, मुझे वाइंड अप भी करना पड़ेगा 2 मिनट के भीतर। सोनिया गांधी जी, अरे डरे हुए लोगों की बात सुन लीजिए। अजय आलोक, अजय आलोक, अरे अनिल बलूनी जी, थोड़ा हम डरे हुए लोगों की बात भी सुन लीजिए। बोलिए अजय जी, बोलिए डराइएगा भाई। अजय जी बोलिए। अरे बलूनी साहब इतना डरा रहे हैं, कुछ लोग बोल ही नहीं पा रहे, कितना डराएंगे बलूनी साहब? आप तो 20 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले। 40 नहीं बलूनी जी, 40 नहीं बलूनी जी। अरे बलूनी जी 40 कहाँ, 40 तो बहुत ज्यादा हो गया। 31% वोट लेके आप बैठे हुए हैं, तब भी इतनी बड़ी बड़ी छोड़ रहे हैं आप डरने की बात बोल रहे थे। अंग्रेजों को भगाने के लिए पूरा देश एक हो गया था। आप अंग्रेजों के साथ ही थे ना, आप अंग्रेजों के साथ ही थे ना, अंग्रेजों के साथ ही है ना, इसलिए आपको भी निकालने के लिए एक होना पड़ेगा। और आप बोलते हैं भ्रष्टाचार, घोटाला, काला धन कहाँ गया आपका 2 साल से? मुख्यमंत्री की कुर्सी 2 साल से काला धन कहाँ गया? सपना भी मत देखना। उल्टा माल्या को 9000 करोड़ सफेद धन के साथ लगा दिया। क्या बात आप करते हैं? मोदी गेट कहाँ गया आपका? मैंने कहाँ गया मोदी गेट? सपना भी उसको मत क्यों भगा देखना। के बैठाए हुए हैं? लालू जी बैठ जाएंगे। आप क्या बात बोल रहे हैं? सपना मत देखना। लालू जी देख कहीं के रहे रहोगे हैं, आप लोग? जैसे ही सपना देखोगे कहीं के लालू जी बैठ जाएंगे। रहोगे? मुद्दे पे आइए दोनों लोग। अजय आलोक मुद्दे पे आइए। एक बेहद दिलचस्प मेरे पास ट्वीट आया है कि दरअसल नीतीश कुमार को लालू यादव जो सपोर्ट दे रहे हैं पीएम पद के लिए, जो उनका बयान आया था 2 हफ्ते पहले, वो इसलिए दे रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में जाएं और यहां पर वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना सके। क्या ये है क्या असली वजह? अरे भाई अब वही तो मैंने बोला कि एक लाइन इधर जाती है, एक लाइन इधर जाती है, बीच में एंगल निकालते रहिए। अब लीजिए, अब नीतीश जी गलती करेंगे कि नहीं करेंगे इसका ही फैसला अब बलूनी साहब करेंगे। अरे भैया अपना देखिए ना, आपके एक प्रवक्ता कुछ बोलते हैं, दूसरे प्रवक्ता कुछ बोलते हैं। श्रीकांत शर्मा बलूनी साहब कहते हैं मुझे कि अगस्ता डील में क्यों बोल रहे हो, अगस्ता डील में क्यों बोल रहे हो? उधर शहनवाज जी कहते हैं कि अगस्ता डील में क्यों नहीं बोल रहे हो। इनके बीच में सामंजस्य तो कहीं है नहीं। अब वो टाइम तो खत्म हो गया इलेक्शन टाइम में कि रोज दिन कोऑर्डिनेट हो जाता था मोदी जी के यहाँ से गुजरात से कि आज ये बोलना है, ये बोलना है। आज जब अपनी बोली की बोलने आती है
एक तिकड़म घाट में जाता है, एक चौथम घाट में जाता है। ये कह रहे हैं कि हमसे डर गए हैं। अरे आपसे कौन डरेगा? देश की जनता देख रही है कौन किससे डरा है, कितना 2 साल हुआ, 2 साल में ग्राफ गिरने लगा। सीमेंटिंग फोर्स की बात की थी कि सोनिया गांधी सीमेंटिंग फोर्स हो सकती है गैर भाजपाई दलों को मिलाने के लिए। राजीव राय साहब, एक लास्ट कमेंट, क्योंकि आपकी लाइन कट गई थी, आपने बात पूरी नहीं की, मेरे पास केवल 30 सेकंड का वक्त है। अगर सोनिया गांधी अपील करें कि सपोर्ट करिए नीतीश कुमार को, तो मुलायम सिंह मान जाएंगे सीमेंटिंग फोर्स से सोनिया गांधी? ये काल्पनिक सवाल है। काल्पनिक सवाल का काल्पनिक जवाब मैं देना नहीं चाहता। मैं इतना बताना चाहता हूं कि हम सारे देश के समाजवादियों का एक सपना है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में एक गैर कांग्रेस गैर भाजपा की सरकार बने, और हम उसके लिए आखिरी दम तक प्रयासरत रहेंगे। नीतीश कुमार को पवार साहब बनाना चाहते हैं, मुलायम सिंह खुद बनना चाहते हैं। रीटा बहुगुणा जोशी कह रही है माजिद साहब कि राहुल गांधी सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। ऐसे में यहीं जब एकता नहीं है, माजिद मेमन एक लास्ट कमेंट आपका, आपको लगता नहीं पवार साहब की एक्सरसाइज फुटाइल है? देखिए लोकतंत्र में समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती हैं और सबको इस बात की आजादी है कि वो अपने विचार प्रकट करें, और उनके विचारों में मतभेद भी हो सकता है जो आगे जाकर बदल सकता है। तो अभी हमारे पास 2 वर्ष का समय है और इस वक्त हम एक सोल सर्चिंग का आउटवर्डली पवार साहब ने एक इशारा किया है, और अभी कोई तय कर लेना कि नहीं ये नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा, या मुलायम सिंह इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ ये गैर जरूरी बहस है। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। 2 साल का वक्त है, चीजें तय हो जाएंगी माजिद मेमन साहब के मुताबिक, लेकिन बहस तो छिड़ चुकी है, और बहस छिड़ने की वजह से साफ हो जाता है कि तमाम पार्टियों में एका भी नहीं है। शरद पवार साहब ने पूछा, नीतीश कुमार का नाम उछाला, तो क्या सोनिया राहुल की परेशानी बढ़ी? यही हमारा आज का सवाल था। कई जवाब मेरे पास आए हैं। 89% लोग कहते हैं कि हाँ, उनकी इस तिकड़म से सोनिया और राहुल की परेशानियां बढ़ेंगी। और जो सवाल हमने ट्विटर पर पूछा उसके नतीजे भी आपके सामने हैं ट्विटर पोल के। क्या शरद पवार ने नीतीश का नाम उछालकर सोनिया राहुल की परेशानी बढ़ाई है? 82% लोग हाँ में जवाब देते हैं। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग इस बात की ओर इशारा करता है कि शरद पवार नीतीश कुमार का नाम उछालकर दरअसल राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसी नोट पर इस डिबेट में इतना ही।